हाय दोस्तों, यूपीपीसीएल 2.0 फ्री ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूपीपीसीएल से रिलेटेड यूपीपीसीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है TG2 का, इससे रिलेटेड फर्स्ट डिवीज़न और बहुत ही चुनिंदा इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आ जाइए हमारे चैनल पर, जुड़िए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। यदि घंटी नहीं दबाए तो घंटी दबाइए। फ्रेंड्स, आपको आज 20 मिनट में 75 क्वेश्चंस करवाने हैं। तो फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए। आपको केवल क्वेश्चन को देखना है, सुनना है और आंसर को ध्यान से देखना है। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन, समय बर्बाद नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सिंगल रिजोनेटिंग एटम के सिद्धांत का प्रयोग निम्न में से किसमें किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आवृत्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो अल्टरनेटर की सटीक समकालिक या सिंक्रोनिज्म में होते हैं तो उनकी टर्मिनल वोल्टेज जो होती है वो कैसी होती है? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बाहरी सर्किट के संबंध में बराबर और समान दिशा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया गया है? आमतौर पर बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर मतलब बीजेटी का कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट वोल्टेज होती है इनपुट वोल्टेज के फेज में रहती है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन ए डीसी सीरीज मोटर इज स्टार्टेड विद एन ओपन फील्ड वाइंडिंग कनेक्शन द मोटर विल। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यहाँ हो जाएगा हैव ए डेंजरसली हाई स्पीड। तो फ्रेंड्स, जब इसका फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाएगा तो यह मशीन जो है अति तीव्र गति से चलने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि 3 फेज पावर माप की 1 वाटमीटर विधि का इस्तेमाल केवल इसके लिए किया जाता है? फ्रेंड्स, याद रखना, बैलेंस लोड के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट जांच के दौरान आपूरित निवेश क्षमता किसके समान होती है? तो फ्रेंड्स, याद रखना, यहाँ शॉर्ट सर्किट है तो शॉर्ट सर्किट में हम कॉपर हानि को ज्ञात करते हैं। कैसे? आपको याद रखना है, SSC शॉर्ट सर्किट कॉपर लॉस, ठीक है ना। OIL का मतलब ओपन सर्किट आयरन लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। ओपन सर्किट आयरन लॉस, OIL से ओपन सर्किट आयरन लॉस, SSC से शॉर्ट सर्किट कॉपर लॉस। तो फ्रेंड्स, याद रखना, OIL ओपन सर्किट आयरन लॉस। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया एक चित्र दिया गया है, योजनाबद्ध व्यवस्था अल्टरनेटर के साथ जो है बचाव को दर्शाती है। और यहाँ पर ये लगाई गई ये सीटी है फ्रेंड्स, ठीक है ना। यहाँ पर ये सीटी स्थापित की, तो यहाँ पर ये अल्टरनेटर है और ये सीटी स्थापित की गई, समांतर में 3 सीटी लगी हुई है और यहाँ पर एक रिले लगा है, ट्रिप कॉइल के लिए ये सप्लाई गई है। तो इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? फ्रेंड्स, जब अनबैलेंस लोडिंग होता है अल्टरनेटर पर तो उससे बचने के लिए हम इस व्यवस्था का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा है, किस परिपथ की विशेषताएं या गुणधर्म इसके परिचालन की दिशा के साथ बदल जाते हैं? तो हो जाएगा फ्रेंड्स यूनिलेटरल, मतलब एक दिशी होता है इसका मतलब। यूनिलेटरल जो होता है परिचालन के साथ इसकी दिशा जो है बदल जाती है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंक्रोनस मशीन में स्टेशनरी आर्मेचर होने का फायदा नहीं है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर दिया गया है आर्मेचर के लिए स्टेटर फ्लक्स का वहन करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया गया है चुंबकीय परिपथ के संबंध में प्रयुक्त होने वाला परमियंस, ठीक है ना। परमियंस शब्द विद्युत परिपथ के संबंध में प्रयुक्त होने वाले किस शब्द के समान है? तो फ्रेंड्स, कंडक्टेंस के समान है। इसीलिए चुंबकीय परिपथ में जो फाई होता है विद्युतीय परिपथ में आई के समान होता है। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो इसमें रिलक्टेंस होता है RS से इसको प्रदर्शित करते हैं। रिलक्टेंस होता है चुंबकीय परिपथों में और इधर विद्युतीय परिपथों में जो है वो आपका रेजिस्टेंस के समान होता है। विद्युतीय परिपथों में आपका चुंबकीय परिपथों में MMF होता है, विद्युतीय परिपथों में EMF होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इनको सबको याद रखना बहुत ही जरूरी है। और चुंबकीय परिपथों में जो ओम का नियम होता है, S बराबर होता है MMF अपॉन फाई होता है। और विद्युतीय परिपथ में ओम का नियम जो होता है, ठीक है ना, ये होता है V इक्वल टू I इक्वल टू V अपॉन R,
ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू होता है, आई इक्वल टू होता है वी अपान आर, या यहाँ से लिख सकते हैं आर इक्वल टू वी अपान आई। ठीक है, तो विद्युतीय परिपथों में आर इक्वल टू होता है वी अपान आई, और इसमें चुंबकीय परिपथ जो होते हैं, चुंबकीय परिपथ में जो रिलक्टेंस होता है इसका मात्रक होता है फ्रेंड्स एम्पियर टर्न प्रति वेबर, और विद्युतीय परिपथों में इसका मात्रक होता है आर का ओम, याद रखना फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है राइट ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैंथाल जो धातु है ये किन धातुओं के मिश्रण से बनाई जाती है और इसका उपयोग हम हीटिंग एलिमेंट के लिए करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले तो जानिए जो कैंथाल है इसका उपयोग हम 4000 डिग्री सेंटीग्रेड से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हम इस धातु का उपयोग करते हैं कैंथाल का। ठीक है ना, इसका 5000 से ऊपर ही हो जाएगा फ्रेंड्स, 6000 तक ले लेते हैं। ठीक है, लगभग 6000 के आसपास तक इसका उपयोग जो है कर लिया जाता है, परंतु 4000 से होता है। ठीक है ना, इसमें क्या क्या मिलाया जाता है, क्रोमियम, एल्युमिनियम, कोबाल्ट और आयरन की मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें लिखा है 3 फेज पावर मापन की 2 वाट मीटर विधि में यदि आपूर्ति फेज क्रम उलट दिया जाए तो होगा क्या कि जो दोनों वाट मीटर होंगे उनकी आपस में रीडिंग अदल बदल जाएगी। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ लिखा है स्टीम पावर स्टेशन में कंडेंसर टरबाइन, ठीक है ना, कंडेंसर टरबाइन के एग्जॉस्ट पर निर्मित की जाती है। होता क्या है फ्रेंड्स, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पर ये सुपर हीटर है, नीचे आपका बॉयलर है, यहाँ पर आपका बॉयलर है, यहाँ पर आपका सुपर हीटर है, यहाँ आपका गवर्नर है, यहाँ पर ये आपका जो है ना ये टरबाइन होता है। टरबाइन के बाद यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा अल्टरनेटर के लिए चली जाती है। तो टरबाइन के बाद यहाँ से जो निकलता है सप्लाई, ठीक है ना, यहाँ से जो स्टीम निकलता है, ठीक है ना, यहाँ पर आपका जो है ये कंडेंसर आपका जुड़ा होता है, और इसके बाद कंडेंसर के साथ में यहाँ पर एक स्थिति होती है, ये होता है आपका कूलिंग टावर। ठीक है ना, यहाँ पर कूलिंग टावर होता है, फिर से ये सप्लाई जाकर के वाटर जो है ना जाकर के ये चला जाता है किसके लिए, ये चला जाता है आपका इकोनोमाइजर के लिए। ठीक है ना, ये इकोनोमाइजर है, ये होता है इकोनोमाइजर, ये होता है सुपर हीटर, ये होता है बॉयलर। इधर से देते हैं कोयला, इधर निकलती है राख। ठीक है ना, इधर से देते हैं कोयला और इधर निकलती है राख। तो यहाँ से पूछ रहा है कि टरबाइन से जो ये सप्लाई एग्जॉस्ट जो होती है, निर्मित होती है, तो इसमें दबाव क्या होता है। तो फ्रेंड्स याद रखना, कंडेंसर में दबाव जो है ना ये बहुत कम दबाव होता है, टरबाइन में दबाव अधिक होता है, परंतु यहाँ पर कम हो जाता है टकराने के बाद। सबसे ज्यादा दबाव होता है फ्रेंड्स बॉयलर में और सुपर हीटर में। ठीक है ना, सुपर हीटर में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के दोनों ज्यादा होते हैं। बॉयलर में प्रेशर जो होता है ये अधिक होता है और टेम्परेचर जो होता है ये कम होता है, याद रखना। और इस कंडेंसर में टेम्परेचर, ठीक है ना, कंडेंसर में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कम होते हैं। टरबाइन में क्या होता है, प्रेशर होता है ज्यादा, ठीक है ना, प्रेशर होता है ज्यादा कब, जब टकराती नहीं, जब टकराती है उसके बाद, और टकराने के बाद यहाँ पर प्रेशर हो जाता है कम। ठीक है फ्रेंड्स, और टेम्परेचर जो है ना इसमें हमेशा ज्यादा होता है, टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होता है, और प्रेशर स्टीम के टकराने के बाद जो है ना इसका प्रेशर डाउन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या लिखा है कि निम्नलिखित कथन के लिए कौन सा विकल्प गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, गलत कथन यहाँ पूछा गया है, 3 प्रतिरोध समांतर कहे जाते हैं जब, कब कहे जाते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना कि जब तीनों प्रतिरोधों को हम इस प्रकार से तीनों रेजिस्टेंसों को इस प्रकार से जोड़ देंगे। तो इसके संबंध में क्या है, पहला गलत है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यहाँ पर क्या कंडीशन दी गई है फ्रेंड्स, याद रखना यहाँ पर क्या कंडीशन दी गई है, यहाँ बताया गया है कि सभी प्रतिरोध एक के बाद एक जुड़े होते हैं। किसमें जुड़े होते हैं, समांतर में बोला है, तो एक के बाद एक सभी प्रतिरोधों को यहाँ पर जोड़ा जाता है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। तीसरा और चौथा गलत है, सभी प्रतिरोधों के विभवांतर समान होते हैं। ये वाला जो है सभी प्रतिरोध एक के बाद एक जुड़े होते हैं, ये गलत दिया गया। यहाँ ये कंडीशन बता रहा है ना, ये रेजिस्टेंस जो है इस क्रम में जुड़े हैं, तो यही आपका गलत है और यही आपका सही होगा। ठीक है ना, और जबकि इसमें जो होते हैं वोल्टेज का वैल्यू सभी में समान होता है, यहाँ जो वोल्टेज होती है ये समान होती है, इसमें प्रत्येक में धारा का मान अलग अलग होता है। ठीक है ना, यही बोला है, प्रत्येक प्रतिरोध की धारा अलग अलग होती है। ये तो यहाँ पर राइट दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ गलत कथन का चयन करना है, यहाँ पर ये राइट दिया गया है। ठीक है ना, ओम के नियम से इसकी गणना कर सकते हैं। और यहाँ क्या दिया गया है, कुल धारा 3 अलग अलग प्रतिरोध की धाराओं के योग के बराबर होता है। हम सबकी धाराएं जो होंगी ना, सबकी करंट होगी, इनको जोड़ लेंगे, टोटल धारा यहाँ से आपकी आई प्रवाहित होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, एन टर्न और आई एम्पियर वाले किसी सोलेनाइड में लिखा खाली स्थान हेनरी का प्रेरण होगा। तो फ्रेंड्स इसको कैसे याद रखेंगे, इसको रखेंगे OIL से। ठीक है ना,
तो यहाँ हेनरी पेरेड होगा, यहाँ एच 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 जो है ना, ये चीज हेनरी पेरेड पूछ रहा है, एच पूछ रहा है, ठीक है ना, या हेनरी पेरेड होगा। एल का मान पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो एल का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एल का मान पूरा, तो एल के इक्वल में यहाँ पर होता क्या है, तो फ्रेंड्स हमको ये याद कैसे रहेगा, मान लीजिए कि हम भूल गए, तो आप एल आई ओ एल लिख लेना, ठीक है ना, एल आई ओ एल लिख देना, इक्वल यहाँ पर लगा देना, ठीक है ना। एल का वैल्यू निकालना है तो एल इक्वल टू हो जाएगा ओ एन अपान आई, ठीक है ना, और इसको ओ को काट देना, ये 5 हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला होगा। एल बराबर होता है एन 5 बटे आई, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर स्प्लिट फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के घूर्णन की दिशा निम्नलिखित में से कैसे उत्क्रमित किया जाता है। तो हमको सिंगल फेज मोटर के घूर्णन की दिशा को उत्क्रमित करना है, तो दो कंडीशन होती है फ्रेंड्स, ठीक है ना। स्प्लिट फेज मोटर होता है, दो कंडीशन होती है, इसमें एक कुंडली होती है यहाँ पर और दूसरी कुंडली यहाँ पर साइड कुंडली होती है। अब होता क्या है स्प्लिट फेज मोटर में यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा होता है और यहाँ पर बनाते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच, तो यहाँ होता है रोटर। होता क्या है स्प्लिट फेज मोटर में या तो हम कौन सी, या तो हम स्टार्टिंग वाइंडिंग या फिर रनिंग वाइंडिंग, ठीक है ना, दोनों में से किसी के एक के टर्मिनल जब हम आपस में पलट देते हैं तो मशीन उल्टी दिशा में चलने लगती है। यहाँ क्या लिखा है, सहायक टर्मिनल को या मुख्य टर्मिनल को उलट देते हैं। ये आपकी सहायक टर्मिनल हो गई, ये मुख्य टर्मिनल हो गए, इसके इन टर्मिनल को आपस में जब हम बदल देंगे तो मशीन उल्टी दिशा में चलेगी। मतलब ये क्या कह रहा है, हमारे कहने का मतलब ये है कि हम इसकी मुख्य टर्मिनल को चेंज कर रहे हैं। तो कैसे बदला जाएगा मुख्य टर्मिनल को, मुख्य टर्मिनल को बदलने के लिए कुछ ये पोजीशन है फ्रेंड्स, ये हो गई आपकी सहायक, यहाँ रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच हो गया। अब जो मुख्य टर्मिनल है वो कैसे हो जाएगा, यहाँ हो गई ये कुंडली, ठीक है ना, यहाँ हो गई ये कुंडली। अब क्या करेंगे, इस वाली वाइंडिंग इस वाले टर्मिनल को यहाँ जोड़ देंगे, इसको यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा रोटर। तो अब ये दिशा जो, अब ये मोटर जो है, पहले मान लीजिए कि ये क्लॉकवाइज चल रही थी, अब इसकी जो घूर्णन की दिशा होगी ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। यही फ्रेंड्स इसमें कह रहा है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें लिखा है कि डबल फील्ड रिवॉल्विंग सिद्धांत के मुताबिक, ठीक है ना, साइनोसॉइडल रूप से अल्टरनेटिंग फ्लक्स ऐसे दो रिवॉल्विंग फ्लक्स के संयोजन के रूप में देखा जाता है। तो इसमें होता क्या है, तो फ्रेंड्स ये होता है फेराडे सिद्धांत। ये यहाँ पर दो दो जो फ्लक्स होता है, मूल फ्लक्स होता है, ठीक है ना, ये 1 और 2 इन दो भागों में विभाजित हो जाता है और बराबर बराबर होता है। जब दो बराबर बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा तो जो मशीन होगी ना ये पल्सेटिंग रहेगी, ये गति नहीं करेगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका देखते हैं कि क्या लिखा है। यहाँ लिखा है अल्टरनेटिंग फ्लक्स के परिणाम जो परिमाण होंगे ये आधे विपरीत दिशा में सिंक्रोनस स्पीड पर घूमते हैं। तो आधे विपरीत दिशा में मतलब आधे इस दिशा में जाएंगे और आधे इस दिशा में जाएंगे, मशीन अपने ही स्थान पर कंपन करती रहेगी, मतलब मशीन घूमेगी नहीं। तो ये स्थिति होती है आपकी किस में, ये स्थिति होती है सीलिंग फैन, जो सिंगल पेज के जो मोटर होते हैं उनमें सभी में ये पोजीशन होती है फ्रेंड्स, ठीक है। याद रखना इस सिद्धांत को हम फेराडे सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इस सिद्धांत को फेराडे सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, किसी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक धारा के भार घटक की गणना किस प्रकार की जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भार घटक मतलब के रूपांतरण अनुपात की वैल्यू पूछ रहा है, तो के बराबर होता क्या क्या है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर होता है आपका n2 बटे n1 होता है, ठीक है ना, मतलब प्राथमिक द्वितीयक के फेरे बटे प्राथमिक के फेरे। यहाँ पर होता है v2 बटे v1 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर होता है e2 बटे e1 होता है और यहीं पर होता है i1 बटे i2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रूपांतरण अनुपात के बारे में पूछा है और यहाँ पर इसने धारा लिया है, और कौन सा धारा लिया है, प्राथमिक का। इसको हम जो आई आपकी है I1 कह सकते हैं और इसी को हम I1 डैश भी कह सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आई भी कह सकते हैं और इसी को हम I2 डैश भी कह सकते हैं। इसमें जो है ना दोनों कंडीशन लागू हो जाती हैं, I2 डैश भी कह सकते हैं और I1 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम कैसे निकाल पाएंगे, जो I1 है ना, तो I1 को हम और क्या कह सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं I2 डैश भी कह सकते हैं। ये दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है, ठीक है, ये दोनों सेम होती हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको n को और इनको दोनों को आपस में नीचे उतार लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका n2 और इधर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, n1 हो जाएगा। और इक्वल में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं I2 डैश और इधर कर सकते हैं I2। अब क्या करेंगे, इस I2 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो आपका I2 डैश इक्वल टू हो जाएगा n2 बटे, ये हो जाएगा आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, n2 बटे हो जाएगा आपका द्वितीयक के फेरों की संख्या बटे प्राथमिक के फेरों की संख्या
और इधर हो जाएगी आपकी I2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इस प्रकार से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा ही ये क्वेश्चन आप लोगों की यूपीपीसीएल की परीक्षा में आया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखना ये क्वेश्चन फिर से दोबारा रिपीट कर सकता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया रोबोटिक एप्लीकेशन, मतलब रोबोट में जो उपयोग की जाने वाला कंट्रोल सर्किट होता है, इसमें हम किस मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना सर्वो मोटर का। सर्वो मोटर कौन कौन सी होती है, एक होती है एसी सर्वो मोटर, एक होती है डीसी सर्वो मोटर, ठीक है ना। और एसी सर्वो मोटर में दो होती है, सिंगल फेज की एसी सर्वो मोटर होती है और 3 फेज की एसी सर्वो मोटर होती है। जो 3 फेज की एसी सर्वो मोटर होती है, इसका जो रोटर होता है ना फ्रेंड्स, ये रोटर कैसा होता है, ये रोटर जो होता है ये ड्रैग कप होता है, ठीक है ना। ड्रैग कप प्रारूपी प्रारूपी होता है, याद रखना, ठीक है ना। ड्रैग कप प्रारूपी इसमें रोटर होता है। और डीसी सर्किट में, और दूसरी बात इसमें एसी सर्किट जो 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 सिंगल फेज की एसी सर्वो मोटर होती है, इसमें दो वाइंडिंग होती है, ठीक है ना। ये दो वाइंडिंग होती है, दो वाइंडिंग होती है, या हम कहेंगे कि ये 2 फेज ही मोटर होती है। और 3 फेज में इसमें लिखा है सिंगल फेज की मोटर 2 फेज ही मोटर होती है। और इसमें होता क्या है कि एक फेज जो होता है ना, एक फेज होता है, ये कौन सा होता है, ये रेफरेंस फेज होता है, ठीक है ना। और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा कंट्रोल फेज होता है। दो फेज होते हैं। और डीसी में क्या होता है, एक होती है आपकी डीसी में दो वाइंडिंग इसमें भी होती है, एक होती है मुख्य वाइंडिंग और एक होती है नियंत्रक वाइंडिंग, दो होती है। तो फ्रेंड्स याद रखना जो सर्वो मोटर होता है ये दो प्रकार का होता है, एसी और डीसी। एसी में दो होते हैं, सिंगल फेज और 3 फेज। जो 3 फेज का जो सर्वो मोटर होता है, सर्वो मोटर इसका रोटर ड्रैग कप प्रारूपी होता है, ठीक है ना। और ड्रैग कप कैसा होता है, ये फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से ड्रैग कप होता है, इसका कंट्रोलिंग, ठीक है ना। और ये होता क्या है कि ये जड़त्व के आधार पर चलता है और इसकी कंट्रोलिंग सबसे अच्छी होती है। तो सर्वो मोटर जो होता है ना, सर्वो मोटर को हम सर्वो यंत्रावली के नाम से भी जानते हैं। जो रोबोट होता है या फिर जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट है, जितने पावर प्लांट है सभी में कंट्रोलिंग क्रिया में इस मोटर का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये स्लेज लिखा है, इसी का दूसरा नाम है फ्रेंड्स सरागे, ठीक है ना। इसी का दूसरा नाम है सरागे मोटर। जो जो सरागे मोटर होता है ये क्या करता है, ये जो कार्य है तो कार्यशील अवस्था में, ठीक है ना, ये मोटर जो है ना बार बार पावर फैक्टर को भी संशोधित करती है, ठीक है ना। बार पर पावर फैक्टर को भी संशोधित करती है। और सरागे मोटर का जो पावर फैक्टर होता है कितना होता है, ये होता है आपका इकाई होता है, लैगिंग और लीडिंग तीनों होते हैं, ठीक है ना। यूनिटी भी होता है, इकाई भी होता है, लैग भी होता है और लीड भी होता है, ठीक है ना। तीनों शक्ति गुणक पर ये चलता है। और ऐसे ही आपका चलता है सिंक्रोनस मोटर तीनों शक्ति गुणक पर, ठीक है। याद रखना एसी सीरीज मोटर और डीसी सीरीज मोटर का उपयोग हम हाई स्पीड के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए, और इसमें से जो यूनिवर्सल मोटर होता है इसका हम एसी ऑब्लिक डीसी, ठीक है ना, एसी और डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई पर उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या है, 21 क्वेश्चन में दिया गया है इनफाइनाइट बस मतलब अनंत बस से जुड़े हुए किसी अल्टरनेटर की स्थिति में एक्टिव पावर, ठीक है ना, निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित हो सकती है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। इसमें क्या लिखा है, प्रमुख प्रस्तावक गति प्राइम मूवर स्पीड के बदलने से, ठीक है ना। प्राथमिक चालक की स्पीड अगर हम बदल देंगे तो इसमें एक्टिव पावर जो है, ठीक है ना, ये वास्तविक शक्ति है, उसका मान चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो जो स्पीड होती है, ठीक है ना, जो स्पीड होती है ये फ्रिक्वेंसी के सीधे समानुपाती होती है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में ब्रुश का काम निम्न में से क्या होता है। तो जनरेटर में होता है कम्यूटेटर से धारा को ग्राइंड करना और बाहरी परिपथों में इसको भेजना। तो यहीं पर अगर मोटर होता है तो क्या होता है, मोटर में होता है कि जो कुंडलन होती है अंदर, ठीक है ना, आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है, ठीक है ना, आर्मेचर वाइंडिंग होती है, इस वाइंडिंग पे धारा को फैलाना होता है इसका काम, ठीक है ना। किसमें, मोटर में, ठीक है ना। मोटरों में आर्मेचर में या कम्यूटेटर पर धारा को फैलाना होता है, ठीक है। और जबकि जनरेटर में क्या होता है, कम्यूटेटर से धारा को एकत्रित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है ना। इसमें लिखा है इन ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर, ठीक है ना, मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कांस्टेंट फ्लक्स डेंसिटी, जो फ्लक्स घनत्व दिया गया बी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर एट एन एंगल ऑफ थीटा with the direction of magnetic flux the EMF induction will be। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है EMF की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें EMF की वैल्यू जो होती है, ठीक है ना, ये हो जाएगी आपकी BL, ठीक है ना, BL sin फाई, BL sin फाई, और ये हो जाएगा आपका dx अपान
dt। राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। इसमें बोला है थ्री फेज एनवलेंस 3 वायर लोड के लिए, ठीक है ना, फेज सीक्वेंस इन इंडिकेटर्स के काम करने के पीछे कौन सा सिद्धांत है। तो फेज सीक्वेंस इंडिकेटर की बात कर रहा है, तो फेज सीक्वेंस इंडिकेटर के काम करने के पीछे कौन जिम्मेदार है, तो फ्रेंड्स फेज वोल्टेज सीक्वेंस पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या बोला है, 20 वाट के फ्लोरोसेंट ट्यूब में ल्यूमिनेशन फ्लक्स, जो ल्यूमिनस फ्लक्स होता है ये कितना होता है फ्रेंड्स, याद रखना 950 ल्यूमिनस फ्लक्स होता है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर डीसी, एक डीसी मशीन के संबंध में सत्ता निम्न में से क्या सच होने पर अधिकतम होती है। तो इसमें जो है कॉपर लॉस इक्वल टू फिक्स लॉस, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं कि ये आयरन लॉस हो जाएगा, डब्लू कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस। जो आयरन लॉस होते हैं ये स्थिर हानियां होती हैं, तो जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस इक्वल हो जाते हैं तो यहाँ पर जो अधिकतम दक्षता या हम कहेंगे इसकी क्षमता जो होती है डीसी मशीन की, ये मैक्सिमम हो जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि उच्च वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला केबल है, तो कौन सा है, गैस फील्ड केबल। और ये होता किससे है, तो फ्रेंड्स याद रखना 132 केवी से और 765 केवी, ठीक है ना, या 800 केवी तक इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 800 केवी तक उपयोग किया जाता है इसका। और इसमें गैस कौन सी भरी जाती है, SF6, ठीक है ना, एसएफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श परिणामित्र की स्थिति में, आदर्श परिणामित्र की स्थिति में प्राथमिक आपूर्ति वोल्टेज और धारा, आदर्श परिणामित्र, परिणामित्र फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर परिणामित्र होता है की स्थिति में प्राथमिक आपूर्ति वोल्टेज और धारा, यहाँ क्या बोला, आदर्श बोला। जब आदर्श की स्थिति होगी और फ्रेंड्स जब ट्रांसफार्मर रहेगा तो ये ट्रांसफार्मर जो होता है ना शुद्ध पीरियोडिक परिपथ के समान होगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना प्योरली इंडक्टिव सर्किट के समान होगा, तो इसमें करंट और वोल्टेज के बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये परस्पर किस एंगल में होंगे, ये परस्पर लंबवत होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना परस्पर लंबवत होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है नीचे दिए हुए लिसाजस पैटर्न जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है ना, की मदद से आवृत्ति का माप करने के दौरान प्राप्त हुए हैं में से एक पैटर्न, वह पैटर्न जो FV, ठीक है ना, क्या लिखा है, FV इक्वल टू, यहां पर लिखा है फ्रीक्वेंसी कौन सी, वर्टिकल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 हॉरिजेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, हॉरिजेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, कुछ मत करिए, इस अंक को इधर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2V और इस साइड में हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना, ये आपका H है यहाँ पर हॉरिजेंटल, और इस इधर हो जाएगा 1H। तो इसका मतलब है कि वर्टिकल ऊर्ध्वाधर दिशा में हम 2 कॉलम जाएंगे। ठीक है ना, इसमें होता क्या है कि जो CRO होता है, तो CRO जो चित्र बनाता है ये ग्राफ पेपर पर बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना एक ग्राफ पेपर पर बनाता है। जो ग्राफ पेपर होता है, कौन सा ग्राफ, जो हम लोग बचपन में यूज किए हैं ग्राफ पेपर, वही होता है। तो इसमें जो चित्र बनेंगे वो किस हिसाब से बनते हैं, तो वर्टिकल हमको कितना जाना है, वर्टिकल 2 कॉलम में जाना है, तो एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया, और हॉरिजेंटल कितना जाना है, आधा इसमें से ले लीजिए, आधा इसमें से, 1-1 सेंटीमीटर के ये कॉलम होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना, आधा इसमें से इधर वाले से लीजिए, आधा इधर वाले से, और वही चीज ये, तो आधा आधा मिलाएंगे तो ये हॉरिजेंटल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, और आपका राइट चित्र लिसाजस पैटर्न जो है इस फ्रीक्वेंसी के लिए ये बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना जो ये वाली फ्रीक्वेंसी है वर्टिकल फ्रीक्वेंसी, ये हॉरिजेंटल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इलेक्ट्रोमैकेनिकल जनरेटर की स्थिति में आवृत्ति क्या है, स्पीड के सीधे समानुपाती होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मेगर की मदद से अर्थ के वुड वायरिंग इंस्टॉलेशन के इंसुलेशन रेजिस्टेंस की माप करते समय मापा गया रेजिस्टेंस निम्नलिखित में से कम नहीं होना चाहिए। तो किससे कम नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट हो जाएगा 50 मेगा ओम बटे पॉइंट और स्विच दोनों की संख्या का योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर का सीरीज फील्ड निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्तेजित होता है। फ्रेंड्स लॉन्ग शंट बनाइए, तो लॉन्ग शंट जब बनाएंगे तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आप शंट फील्ड वाइंडिंग बना दीजिए और यहाँ पर आप बनाइए सीरीज फील्ड वाइंडिंग बनाइए। ठीक है, तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग यहाँ पर बनाएंगे।
अब होगा क्या इसके बाद, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो। अब इसके बाद यहाँ पर ब्रुश हो गए और ये आपके सेकंड ब्रुश हो गए, इसको जोड़ दीजिए। ये हो गया आपका लॉन्ग शंट जनरेटर। कब होगा, जब इसमें से धारा निकलेगी। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो फील्ड होता है ना, फील्ड निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्तेजित होता है, कौन सा होता है, सीरीज फील्ड। ये कौन सी है, सीरीज वाइंडिंग है, ठीक है ना, ये सीरीज वाइंडिंग है। और ये कौन सी है, शंट फील्ड वाइंडिंग है। तो आर्मेचर जो होता है ना, आर्मेचर किसे उत्तेजित करता है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के आर्मेचर के द्वारा जो धारा उत्पन्न होती है उससे ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग उत्तेजित हो जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। और ये बना हुआ है आपका क्या, लॉन्ग शंट जनरेटर, और ये धारा देगा दोनों दिशाओं में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरेंड पोल सिंक्रोनस मशीन में डी एक्सिस के अनुदिश कार्यरत एमएमएफ है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए लिखा है, फील्ड एमएमएफ और मैग्नेटोमोटिव फोर्स और आर्मेचर एमएमएफ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसमिशन लाइन के लिए स्टैटिक कंपनसेटर उपकरण नहीं है। तो तुल्यकाली मोटर ये स्टैटिक कंपनसेटर उपकरण नहीं है। इसके स्थान पर यदि सिंक्रोनस या तुल्यकाली क्या हो जाता, संधारित्र हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, संधारित्र हो जाता तो इसका ये राइट आंसर हो जाता। यहाँ संधारित्र तो लिखा नहीं है, संधारित्र नहीं लिखा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव क्वेश्चन है, बाकी आपके ये सभी जो है ना इसमें उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36 लिखा है, सॉलिड स्टेट पावर अप्लाई को निम्नलिखित की मदद से तड़ित के कारण होने वाले उच्च वोल्टेज से सुरक्षा रखता है। तो सिलिकॉन कार्बाइड बेस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37 लिखा है, न्यूनतम स्टार्टिंग टार्क वाली मोटर की कौन सी है, चयन कीजिए। तो शेडेड पोल मोटर होती है। शेडेड ध्रुव मोटर की जो इफिशियंसी होती है फ्रेंड्स, ये कितनी होती है, दक्षता होती है आपकी 5% से 35%। याद रखना, 5% से 35% इसकी इफिशियंसी होती है, 5 से 35 याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी बताई मैंने, 5% से और कितनी 35% इसकी इफिशियंसी होती है। और इस मोटर का उपयोग हम किस में करते हैं फ्रेंड्स, खिलौनों में करते हैं। किस में करते हैं, खिलौनों में करते हैं और विद्युत घड़ियों में करते हैं। ठीक है ना, विद्युत घड़ियों में और खिलौनों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सामान्य ताप पर आंतरिक अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको हम शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। ठीक है ना, याद रखना, शुद्ध अर्धचालक होता है। ठीक है, शुद्ध अर्धचालक होते हैं। ये के बारे में क्या फ्रेंड्स, शुद्ध अर्धचालकों के बारे में यहाँ पर क्या सच है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी संख्या होल्स के इक्वल होती है, याद रखना। तो राइट आंसर है तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है ना, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका टेस्ट क्वेश्चन भी है और इसी को आप सॉल्व करेंगे और इसका जवाब आप भेज देंगे कमेंट बॉक्स में। फ्रेंड्स, यहाँ वर्तमान जवाब तो दिया है, परंतु ये किससे पूछा है, धारा पूछा है। दो कंडक्टर में जब धारा बहती है आंतरिक रूप से, तो इसका कंडीशन जो है ना, ये कैसे ये निकलेगा, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और भेज देंगे हमारे पास कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मेहनत करिए, अच्छे नंबर लाइए और यूपीपीसीएल का परीक्षा बहुत बढ़िया तरीके से आप क्रॉस करिए। ठीक है ना, यही हमारी कामना है भगवान से और आपसे भी। ठीक है, थैंक्स फॉर माय वॉचिंग।